क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किस प्रकार उनको रखा गया है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण क्या है, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़े गए, और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में महत्वपूर्ण कथन ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, जेनिंग्स क्या कहते हैं, अंबेडकर क्या कहते हैं, यहां तक हमने जाना था। तो अभी कुछ एक दो और आयाम है, तभी सूच पे आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, निदेशक तत्वों की आलोचनाएं, क्रिटिसिजम्स। निदेशक तत्वों की आलोचनाएं, निदेशक तत्वों की आलोचनाएं, निदेशक तत्वों की आलोचनाएं या क्रिटिसिजम्स ऑफ डायरेक्टिव्स। निदेशक तत्वों की आलोचनाएं, एक एक करके लिखो। पहला, राज्य के नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सेबल है। पहली और सबसे बड़ी आलोचना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सेबल है। इसको पूरा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? तो अप्रवर्तनीय का मतलब बताएंगे। याद करो, प्रस्तावना में पढ़ा था कि ये केवल सरकार के लिए निर्देश है, बाध्यकारी नहीं है, राज्य इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल एक निर्देश के रूप में है। और फिर थोड़ा सा अगर उसके बाद भी इसको बचता है तो केटी साहब का कथन भी लिख सकते हैं। इसलिए केटी साहब ने इनकी तुलना कैसे चेक से की, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। और लिखने की अगर है इसको तो जेनिंग्स की बात भी लिख सकते हैं, इसलिए पवित्र इच्छाएं आलोचक ने कहा है, इसलिए इसको न्यू ईयर्स ग्रीटिंग्स कहा है। तो मैं समझता हूं एक पैराग्राफ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अप्रवर्तनीय है। सेकंड लिखो, दूसरी आलोचना, भारत का संविधान विस्तार पूर्वक, भारत का संविधान विस्तार पूर्वक निदेशक तत्वों का वर्णन करता है। भारत का संविधान विस्तार पूर्वक निदेशक तत्वों का वर्णन करता है। भारत का संविधान विस्तार पूर्वक निदेशक तत्वों का वर्णन करता है, लेकिन उन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, लेकिन उन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा इसके साधन नहीं बताता। लेकिन उन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा इसके साधन नहीं बताता। विस्तार पूर्वक निदेशक तत्वों के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा इसके साधन नहीं बताता। इसका मतलब दूसरी आलोचना है कि विस्तार से आप बताते हैं कि ये निर्देश है, इसका कल्याण है, बट कहां से पैसा आएगा? और मजदूरों को बेहतर जीवन देने की बात है, तो संविधान में कहीं उसका सोर्स नहीं। तो इमेजिन करो कि कोई आपको बुलाए और कहे कि मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, फला दे दूंगा, चला दे दूंगा, दिल्ली में एक महल बनवा दूंगा, उसमें सोने की ईंटें रखवा दूंगा, A to Z। तो जब तक आपको ये भरोसा ना हो कि इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आपका कोई मित्र है जो आपके साथ प्रतिदिन घूमता है और कहता है भाई चाय पिला, तो चाय पीने का भी पैसा नहीं है खुद के पास, पर आपको कहता है एक महल बनवा दूंगा, उसमें 50 तरह की चीजें रखवा दूंगा, तो खुद ही कहेंगे कि सोर्स क्या है। तो वही बात है कि जो देश इतना गरीब है, और प्रारंभ में काफी आलोचना हुई कि जहां देश में भोजन के लिए नहीं है, तो कई विदेशों में जब संविधान बन रहा था तो विद्वानों ने कहा कि इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा, आप उसका सोर्स नहीं बता रहे हैं कि कहां से होगा। तो ये भी आलोचना। फिर भी हमने देखा ये सब आलोचना कोई मायने इसलिए नहीं रखती है कि भविष्य में आज वो चीज हम सामने आ रही, ठीक है, उस समय कुछ भी लागू करना संभव नहीं था, आज बहुत चीजें, बट उस समय आलोचना हुई। तीसरा लिखो, उमंडलीकरण के दौर में, उमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। उमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व, उमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। उमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, और यदि उन्हें लागू कर दिया जाए, यदि उन्हें लागू कर दिया जाए, उमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व अप्रासंगिक हो रहे हैं, और यदि उन्हें लागू कर दिया जाए तो विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है। यदि उन्हें लागू कर दिया जाए तो विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है, और भारत के आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें लागू कर दिया जाए तो विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है, और भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहां हम एक एग्जांपल देंगे कि अपने समय में डायरेक्टिव सही थे, बट आज कुछ डायरेक्टिव्स व्यवहार में आर्थिक नीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे शराबबंदी। अब देखो, ये ऐसा निर्देश है जो दिया गया है, बट फिर भी ज्यादातर जगह लागू नहीं है। रीजन ये है कि अप्रवर्तनीय होने के कारण राज्य को कहा गया है कि हो सके तो कर लेना, बट बात नहीं है क्यों नहीं किया राज्य, उसके कई व्यावहारिक कारण हैं, जैसे भी भूमंडलीकरण का दौर। तो आज पूरी दुनिया से हमें विदेशी निवेश चाहिए, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, तो केवल निवेश ही नहीं चाहिए, उससे संबंधित विशेषज्ञ भी चाहिए जो इन चीजों को, जैसे बुलेट ट्रेन में बना। तो बुलेट ट्रेन के लिए पैसे का जुगाड़ तो हो गया, क्योंकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि मनमोहन सिंह जुगाड़ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे, अभी मोदी जी ने, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत पैसे का भी इंतजाम हो गया, जापान से ऋण मिल गया। और लेकिन फिर भी जब बुलेट ट्रेन बनाने की बात आएगी तो शायद उस लेवल के एक्सपर्ट हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हमारी IIT में या हमारी जो इंजीनियरिंग है उस लेवल की वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, और इसीलिए ऐसी स्थिति में हमें विदेशी एक्सपर्ट्स की जरूरत हो। अब याद करो, वहीं पर हमने पढ़ा था ना कि विदेशी भी लाभ का पदार्थ कर सकता है, तो हम ऐसे लोगों को बुला सकते हैं। बट अगर हमने स्ट्रिक्टली फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू कर दिया कि भारत में शराब का उत्पादन अवैध होगा, भारत में शराब पीना भी जैसे बिहार में कर रखा है कि शराब का उत्पादन, शराब की बिक्री और इवन शराब पीना भी बाहर से लाकर पीना मना है, वरना ये अपना जापान से एक पेटी शराब ले आए। लेकिन यहाँ अगर हमने उस तरह का कठोर कानून लागू कर दिया तो हर देश के नैतिक मूल्य अलग रखे। हमारे यहाँ शराब हमारी जलवायु को सूट नहीं करती, ये भी सच्चाई है कि भारत एक गर्म देश है, जलवायु के लिहाज से पूरा फिर भी एक टेम्परेट है। लेकिन और कल्चर या सोच या संस्कृति, नैतिकता, थोड़ा सा इसको ठीक से रियलाइज करोगे तो कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी से ही निकलता है। क्लाइमेट क्या है, रहन सहन क्या है, उससे देखोगे कहीं पर मीट ईटिंग बहुत ही सामान्य चीज होगी अगर क्लाइमेट को सूट करता है और वहां पर वही उपलब्ध है भोजन की, और कहीं पर मीट ईटिंग बहुत अनएथिकल माना जाएगा, यहां दूसरे विकल्प मौजूद। इसी तरह शराब, यदि हम पाश्चात्य देशों में देखें तो हमारे देश की तरह निंदनीय नहीं। हमारे देश में शराबी को आपको बताइए कि चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, कितना भी बढ़िया चित्रवान हो, लेकिन शराबी होते ही एक उसकी छवि खराब हो जाती है। हालांकि कोरोना काल में वो इकोनॉमी वॉरियर के रूप में आए, हिंदी में कहें तो अर्थव्यवस्था के रक्षक, उन्होंने सब संभाल लिया गिरती हुई अर्थव्यवस्था को। और आपको बताइए कि लॉकडाउन के कारण सरकार का खजाना खाली था, सारा टैक्स खत्म हो गया, पैसा कहां से इलाज होगा, कुछ नहीं करना था, शराब की दुकानें खोल दो। और दिल्ली में तो कितने कितने टैक्स बढ़ा दिया,
डबल कर दिया टैक्स, बट लोग हैं कि वो नहीं मानेंगे और पहली बार शराबियों को उनका उचित स्थान मिला जो वे डिजर्व करते थे कोरोना वॉरियर। वरना उससे पहले तो शोले मूवी देखो, याद करो शोले मूवी तो सभी देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय मूवी कहना चाहिए। और एक सूर्यवंशम अभी हीरा ठाकुर की कहानी घर घर तक पहुंच गई है, उसका रीजन है हमारा टेलीविजन सेट मैक्स, जब देखिए तब सूर्यवंशम आता रहता है। तो ना आते हुए सबको बताया कि हीरा ठाकुर है, उसकी ये तैयारी कर रहा है, यूपीएससी उसमें भी इन्वॉल्व है, सबसे खतरनाक बात ये है। तो कहने का मतलब कि शोले, तो शोले में जब एक और जय और वीरू में से एक अमिताभ बच्चन जो भी वो है, वो जाता है अपने दोस्त के लिए बसंती की शादी की बात करने के लिए। तो याद करो मौसी को सब बात बताता है, तो लास्ट में मौसी डांटती कि शराबी तेरा दोस्त, जुआरी तेरा दोस्त, और उसके बाद भी तुम शादी करने का रिश्ता लेकर आए, मतलब शराबी तेरा दोस्त, शराबी होना पूरा है। इसके नैतिक मूल्य अलग। जब आप ब्रिटेन जाओगे तो ब्रिटेन में सरकारी पार्टियों में जब शराब पी जाती है तो पहला वो जाम ही पीते हैं जिसको कहते हैं सम्राट की सेहत का जाम, ये ऑफिशियल वहां पे। इसका मतलब लॉन्ग लिव द किंग ये बोलते हुए शराब शुरू करते हैं, तो सम्राट की सेहत दुरुस्त रहे, अपनी सेहत खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, जो भी हो, क्योंकि उनको सूट नहीं करता है। हमारे यहाँ सूट नहीं करता, जो चीज सूट नहीं करता उसको अनावश्यक नहीं करना। फिर भी कहने का मतलब कि अब अगर हमने इसको स्ट्रिक्टली लागू किया तो कई लेवल पे समस्याएं आ सकती हैं। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट शायद हमारे यहाँ इसलिए काम करने से इनकार करते हैं। कोई बुलेट ट्रेन का जो वर्ल्ड का टॉप इंजीनियर और वो सब चीजों के लिए तैयार हो, पैसा भी हम पर्याप्त दे रहे हैं, बट कहेगा नहीं ये इसके बिना मैं नहीं रह सकता। अच्छा आप कहेंगे कि पैसा दे रहा है तो उसने पहले इतना पैसा कमा लिया है कि अब उसके लिए वो चीज मैटर नहीं करती है, तो इस तरह से ये। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग। तो अपने समय ये बात ठीक थी और सैद्धांतिक तौर पर ये बात ठीक है, जब हमें लेकिन घुमंडी करण में अमेरिका की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से टकराना, तो क्या हमारे गांव में चलने वाला जो साबुन उद्योग है वो अमेरिका की उस कंपनी का मुकाबला कर पाएगा? तो हमारी सरकार को भी हमारे प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना पड़ रहा है कि तुम्हारी भी नेटवर्क बढ़े, तुम्हारी भी पावर बढ़े, तो उसके लिए बड़े उद्योग आएंगे ही, उसके लिए टेक्नोलॉजी आएगी। तो भूमंडलीकरण के युग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अप्रासंगिक होती जा रही हैं, तो एक दो ऐसे हम एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आलोचकों के अनुसार कुछ नीति निदेशक तत्वों में आलोचकों के अनुसार कुछ नीति निदेशक तत्वों में सांप्रदायिक नजरिए की झलक भी मिलती है। आलोचकों के अनुसार कुछ नीति निदेशक तत्वों में सांप्रदायिक नजरिए की झलक मिलती है। आलोचकों के अनुसार कुछ नीति निदेशक तत्वों में सांप्रदायिक नजरिए की झलक भी मिलती है। हमें डायरेक्ट ये नहीं कहना कि ऐसा है, बट आलोचक का नाम लेकर कहना कि कुछ लोग आलोचनाएं करेंगे कि कुछ नीति निदेशक तत्वों में कम्युनल अप्रोच दिखता है, सांप्रदायिक नजरिया। जैसे एक एग्जांपल देंगे गोवध निषेध। अब यहां पर गोवध निषेध को लेकर दो तरह की चीज, जो गोवध निषेध के समर्थक वो कहते हैं कोई सांप्रदायिक नजरिया नहीं, कोई हिंदूवादी, क्योंकि याद करो गाय हिंदू रिलीजन में बहुत पवित्र मानी जाती है और एक सच्चाई है कि हिंदू हो या सिख हो, इसके लिए मतलब गोमांस खाने का मतलब है कि आत्महत्या और जीवन, मतलब लोग वो जान देना पसंद करेगा, लेकिन गाय का मांस खाना एक परंपरागत हिंदू पसंद नहीं करेगा, चाहे उसकी जान ही चली जाए। ऐसे इतिहास में उदाहरण बड़े बड़े। तो कहने का मतलब कि गोवध निषेध ये जो है ये सारे रिलीजन में गाय सम्मानित पशु नहीं है, बट हमारे रिलीजन में गाय को माता मानते हैं, वो माता के रूप में संबोधित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग आलोचना करेंगे कि भारत जैसे देश में गोवध निषेध कहीं ना कहीं एक बहुमत की सोच के प्रभाव को दिखाता। लेकिन जो लोग गोवध के समर्थक, गोवध निषेध की गाय का वध नहीं होना चाहिए, सही है चीज कि इस गोवध निषेध के विचार के समर्थक हैं, मतलब ये मानते हैं कि संविधान निर्माता ने सही किया कि उन्होंने कहा गाय का वध नहीं होगा। तो उनका तर्क यह है कि उन्होंने अगर इसको ठीक से पढ़ेंगे आर्टिकल 48 48 को, हमेशा 47 48 में कंफ्यूज जाता हूं, मध्य का प्रिंसिपल याद करें तो तुरंत याद आता है 48 बस एक ड्राइव बाद में आता है, मध्य। तो गोवध निषेध जो आर्टिकल 48 में, इसमें पूरे आर्टिकल को और याद करें सबका सारा समझ पहला किसी कृषि और पशुपालन का विकास, ये पहली चीज है। और उसके साथ साथ है गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं का निषेध। तो केवल पशुओं का निषेध, इसका मतलब दूध देने वाले सारे पशुओं के वध का निषेध, भैंस के वध का भी निषेध इसके तहत माना जाएगा, ऊँटनी के वध का भी निषेध होगा, बकरी के वध का भी निषेध होगा। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि अप्रोच क्या निकलता है कि यहाँ पोषण दूध वो वाला। तो ये पक्ष वाले कहेंगे, लेकिन जो आलोचक है देखो वो क्या कहेंगे, आलोचक कहेंगे आपकी सारी बातें, लेकिन अगर सारी बातें ठीक है तो आपने गाय पर्टिकुलरली क्यों लिखा? यदि आपने लिख लिया कि दुधारू पशुओं के वध का निषेध तो इतना इनफ था। आपने लिखा गाय एवं अन्य,
दुधारू पशुओं के वध करने से। यदि 100% आप केवल दुधारू का नजरिया रखते तो केवल इतना लिखते थे कि दुधारू पशुओं के वध करने से, तो अंडरस्टूड था कि गाय की। लेकिन आपने गाय को अलग से लिखा और बाकियों को अलग से लिखा, इसका मतलब गाय को आप कुछ विशेष दर्जा देते हैं। एक जस्ट एग्जांपल लो तब क्लियर होगा कि आप किसी की शादी विवाह होने वाला और आपकी इच्छा हो कि संस्थान के शिक्षकों को भी बुलाया जाए कि वो भी इस अवसर पे आशीर्वाद दे पाएं, तो आपने कार्ड छपवाया। अब आप कार्ड में दो तरह से इन्विटेशन दे सकते हैं। इन्विटेशन में एक में लिख देंगे संस्थान के सभी सम्मानित शिक्षक, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने किसी को तरजीह नहीं दी, आपने लिख दिया सम्मानित, तो कोई आलोचना ये नहीं सर। बट अगर आप ऐसे लिखते हैं कि डॉक्टर मंजेश कुमार एवं अन्य शिक्षक, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आप कहेंगे कि अन्यों को भी तो लिखा, बट कहेंगे नहीं आपने इनको तरजीह दी। और अन्य आप केवल सभी लिख देते उसमें ये भी शामिल थे, तो बस वही वाली आलोचना है कि गोवध निषेध। तो आपने गाय को अलग से ट्रीट किया है और ये बात तो अपनी जगह सही है, तो फिर भी व्यूज होते हैं। आपको पता है कि राज्य व्यवस्था में व्यूज होते हैं। हमें कहने के नहीं, सेकुलर ये है, गाय को इसलिए क्या कि गाय का इंपॉर्टेंस सबसे दूध के लिहाज से भी ज्यादा है, और जो भी तो फिर भी आलोचना ये की जाएगी कि इसमें कम्युनल एजेंडा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लास्ट में, कुछ निदेशक तत्व आजादी के 7 दशकों के बाद की, कुछ निदेशक तत्व आजादी के 7 दशकों के बाद की, कुछ निदेशक तत्व आजादी के 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं हो पाए हैं। कुछ निदेशक तत्व आजादी के 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं हो पाए, आजादी के 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं हो पाए हैं। और यहां हम एग्जांपल देंगे सामान्य नागरिक संहिता। इसका मतलब सामान्य नागरिक संहिता अभी तक भारत में लागू नहीं हो पाई, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। 70 साल से ज्यादा समय हो गया और आज तक हम इस निर्देश को भारत में लागू नहीं कर पाए हैं। केवल गोवा ने लागू किया, जो कि नागरिक संहिता समवर्ती सूची का विषय है। पर फिर भी अखिल भारतीय स्तर पर इसको लागू करने का अभी तक कोई उदाहरण मतलब भारतीय स्तर पर नहीं है समान नागरिक संहिता। तो ये भी दिखा सकते हैं कि कुछ चीजें अभी तक, जबकि इसको लागू करने के लिए पैसा भी नहीं चाहिए, संसाधन भी नहीं चाहिए। आपको सबको स्वास्थ्य देना है, रोजगार देना है, तो वहां सरकार कह सकती है कि पैसा नहीं है। बट जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें पैसे का कोई मामला नहीं। नागरिक संहिता लागू करने के लिए केवल और केवल एक कानून बना देना है बस, और लॉ बनाने में कोई ऐसा नहीं कि अरबों खरबों रुपए लगेंगे, सबको स्वास्थ्य देने में, रोजगार, फिर भी अभी तक लागू नहीं हो पाए। तो ये अगर आलोचना आ जाए कभी इसकी कमियां, तो ये 4-5 पॉइंट से इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। हमेशा याद रखना कि यूपीएससी में या पीसीएस में 20 पॉइंट लिखने से कोई फायदा नहीं होता। बात 1 2 3 4 संख्या बल वो डेमोक्रेसी नहीं है कि वो गिन करके देखेगा और ना तौल करके देखेगा। ये राइटिंग की स्किल भी देखी जाती है। तो 4 5 3 4 5 बड़े तक आपके पास होनी चाहिए, उसी में सारा शामिल हो जाए, क्योंकि इसी को तोड़ के मैं 10 तक बना दूं। और वो संख्या बल लिखने में भी है बहुत बेढंगा भी लगता है। तो आप 3-4 पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कीजिए आलोचना। अब आते हैं महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव्स, निदेशक तत्वों का महत्व। निदेशक तत्वों का महत्व पहला लिखिए, निदेशक तत्व भारत में, निदेशक तत्व भारत में महत्व में पहला, निदेशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। निदेशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। निदेशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार, इसका मतलब इसको पूरे एक पैराग्राफ में दिखाना है, थोड़ा सा कोट करना है कि उसका इनका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, सभी वर्गों का कल्याण। और फिर दिखाएंगे कि भारत में मजदूरों की जो योजनाएं चलती हैं, महिलाओं के जो प्रसूति सहायता, जो भी जिस साल आप एग्जाम लिख रहे होंगे उस साल यदि बजट में कोई नई योजना आई है या जो भी प्रसिद्ध योजना है, यहां उदाहरण ले सकते हैं कि मुफ्त वैक्सीन देने का कार्य या आयुष्मान भारत योजना या मिड डे मील स्कीम, जो भी योजनाएं चल रही उसमें से 4-5 योजनाओं का, यानी कि पूरी योजना पे 200 लिखते हैं। जस्ट केवल एग्जांपल के तौर पर कि पूरा वेलफेयरिज्म का स्ट्रक्चर, जन कल्याण का ढांचा किसी पर टिका हुआ है, किस पर, भाग 4 पर। तो अनुसूचित जाति की योजनाएं सबका सोचिए, महिलाओं की योजनाएं, दिव्यांगों की सहायता, बेरोजगारों की सहायता, वृद्धों की सहायता, स्वास्थ्य की रक्षा, जितने मतलब वेलफेयरिज्म का पूरा ढांचा। तो योजनाओं से उदाहरण लेकर दिखाएंगे कि जन कल्याण अगर इस देश में भारत एक कल्याणकारी राज्य है तो नीति निदेशक तत्वों के कारण है। सेकंड लिखो दूसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। इसका मतलब निदेशक तत्वों को एक पैराग्राफ के रूप में एक्सप्लेन करेंगे कि लोकतंत्र के 3 प्रमुख आयाम हैं, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र फंडामेंटल राइट्स रहता है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो उसे राजनीतिक लोकतंत्र बन जाएगा। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र जिसकी चर्चा डॉक्टर अम्बेडकर ने की, कि समाज भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, इसका मतलब कमजोर वर्गों को भी समाज में महत्ता मिलनी चाहिए। तो या तो निदेशक तत्वों में अनुसूचित जाति का कल्याण, जनजाति का कल्याण, उनके शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाना, महिलाओं को प्रसूति सहायता देना, दुर्बल वर्गों का कल्याण, ये कहने के सोशल में आएगा। अगर ये चीजें लागू होंगी तो समाज में बराबरी आएगी। और नेहरू ने फोकस किया है आर्थिक लोकतंत्र, तो आर्थिक लोकतंत्र आएगा 39+B से देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग, 39+C से उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक लोकतंत्र फंडामेंटल राइट लाइन और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र निदेशक तत्व लाएंगे। यहाँ एग्जांपल देंगे ये सब, और हर आदमी अपना अपना एग्जांपल चुन सकता है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं कि आप अपनी सुविधा से चुन लीजिए कि कौन कौन सामाजिक में आएगा, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, शिक्षा और आर्थिक में ढेर सारे। तो कहने का मतलब कि जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिल जाएंगे पहलू, तब लोकतंत्र सफल। वरना केवल चुनाव और केवल संसद और केवल वोट करने से, केवल चुनाव आयोग होने से मजा नहीं आए। मजा तो तब है जब हर आदमी उस चुनाव में सही तरीके से भाग ले सके। ये कब होगा? जब आर्थिक शक्ति बराबर होगी, जब आय की असमानता कम होगी, ये भी एक निर्देश है। जब जीवन स्तर की असमानता कम से कम होगी, तब मैं भी चुनाव लड़ पाऊंगा, आप भी लड़ पाएंगे। वरना क्या है कि हमारी जगह कैंडिडेट करोड़ों रुपए लेकर चुनाव में खड़ा होगा और हम और आप थोड़े बहुत रुपए लेकर खड़ा होंगे, और लड़ाई एक पक्षीय भारी हो जाएगा। तो लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक पहलू को मजबूत करता है निदेशक। अगर पीटी में आए तो सबसे ज्यादा, हमें दोनों कहना है सामाजिक आर्थिक, लेकिन अगर दोनों में से एक को टिक करना है तो आर्थिक। इसके केंद्र में क्या है? आर्थिक लोकतंत्र, जहां उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण, बड़े बड़े आर्टिकल। फिर भी सामाजिक और आर्थिक मेंस के लिहाज से दोनों सही है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला महत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति के अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म ऑफ पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व, नीति के अतिवाद, नीति निदेशक तत्व,
नीति के अतिवाद से रक्षा करते हैं। नीति निदेशक तत्व नीति के अतिवाद से रक्षा करते हैं और इनके कारण और इनके कारण और इनके कारण सरकार बदल जाने पर भी और इनके कारण सरकार बदल जाने पर भी इनके कारण सरकार बदल जाने पर भी नीति की निरंतरता कायम रहती है और इनके कारण सरकार बदल जाने पर भी नीति की निरंतरता कायम रहती है। सरकार बदल जाने पर भी नीति की निरंतरता कायम रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है कि ये क्या है। नीति के अतिवाद से रक्षा करते हैं। अब देखो, नीति का यहाँ अतिवाद का मतलब उग्रवाद नहीं, यहाँ वर्ड क्या है? एक्सट्रीमिज्म ऑफ पॉलिसी। तो अतिवाद का शाब्दिक अर्थ लेना कि जब किसी चीज की अति हो जाती है, एक ही पक्ष में पलड़ा झुक जाए, कोई दिन में 18 घंटे सोने लगे तो आप कहेंगे अतिवाद हो, और 18 घंटे पढ़ने लगे तब भी कहेंगे अतिवाद। तो अतिवाद किसी भी चीज का हो सकता है। दिन रात व्हाट्सएप ही करता है, वो भी एक अतिवाद है। मतलब जीवन में एक संतुलन जरूर होना चाहिए। तो यहाँ अतिवाद का शाब्दिक अर्थ है कि नीति के अतिवाद से निदेशक तत्व देश की रक्षा करते हैं। ये इनके सबसे बड़े महत्व में से एक है। तो इसको एग्जांपल से समझिए कि ये क्या है, कैसे इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। भाग 4 क्या है? उसकी परिभाषा में हमने पढ़ा कि भाग 4 या निदेशक तत्व ये बताता है कि राज्य की नीतियां कैसी होंगी, पॉलिसीज कैसा होगा स्टेट का। इसका मतलब मोदी जी को कैसे शासन चलाना है ये बताता है। और मोदी जी ही नहीं, जो भी उस पद पर होंगे, चाहे उनका दल कुछ भी हो, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, उनको कैसे शासन करना है। इसका मतलब कि एक प्रकार से नीति निदेशक तत्वों के द्वारा हमारे संविधान निर्माता ने यह बता दिया कि सरकार किसी की बने,